इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के उस पोर्शन पर चर्चा करेंगे जो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ और उसके पीरियोडिक टेबल को समझाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी होगा एटॉमिक रेडियस, और यहाँ से हम लोग एटॉमिक रेडियस का डिफिनीशन होगा द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अच्छा, यहाँ न्यूक्लियस किसी एटम का ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट को एटॉमिक रेडियस कहेंगे। लेकिन यह मापना, यह मेजर करना या कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। However, there is no practical method by which the size of an individual atom can be measured. This is because the size of an atom, generally किसी भी एलिमेंट के एक एटम का साइज 1.2 10 to the power 1.2 इंटू 10 to the power -12 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज हुआ। ये एटम का साइज इतना छोटा होता है कि इसको किसी डिवाइस से मापना आसान नहीं है। दूसरा, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री, जैसे इसमें दिखाए हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक शार्प बाउंड्री है, वैसे होता नहीं है। किसी भी एटम का मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, सपोज किसी भी एटम का मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी एक डिफिनिट लाइन पर नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के नज़दीक भी होता है और दूर भी होता है। तो कोई भी एटम का ऐसा कोई सॉलिड बॉल जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो शार्प बाउंड्री लाइन नहीं होगा तो आप डिस्टेंस लेंगे कैसे? वही यहाँ बताया कि सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री, therefore an estimate of atomic radius is made by knowing the distance between the atoms in combined state। तो अगर कोई फ्री एटम जिसका शार्प बाउंड्री लाइन या बॉल जैसा कोई डिफिनिट स्ट्रक्चर नहीं हो और एटम एक्सट्रीमली स्मॉल है जिसको हम किसी डिवाइस से माप नहीं सकते हैं, तो फिर क्या तरीका है एटम के रेडियस को निकालने का? तो ये है कि कंबाइंड स्टेट में एटम जनरली मॉलिक्यूल के फॉर्म में या मेटेलिक क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, तो जिस फॉर्म में पाया जाता है उसी में रेडियस निकाल लेते हैं। जैसे फॉर नॉन मेटल कोवेलेंट रेडियस इज कैलकुलेटेड इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब इस कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन क्या होगा? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय ए सिंगल बॉन्ड इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज कोवेलेंट रेडियस। मान लीजिए दो क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और ये दोनों एटम का न्यूक्लियस है, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का दूरी निकालकर उस डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस d जो है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी है, तो d/2 जो होगा वो होगा रेडियस ऑफ एटम। ये कोवेलेंट रेडियस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन क्लोरीन मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज 198 पिकोमीटर, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज 99 पिकोमीटर इज टेकन एज एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो हमको लगता है ये कोवेलेंट रेडियस समझ में आ गया होगा। अब चूँकि 3/4 ऑफ पीरियोडिक टेबल 7 आउट ऑफ 114 एलिमेंट 78 एलिमेंट मेटल्स है, और मेटल एग्जिस्ट करता है मेटल क्रिस्टल के फॉर्म में,
तो मेटल क्रिस्टल में जब हम रेडियस निकालते हैं उसको बोलते हैं मेटालिक रेडियस। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटालिक क्रिस्टल इज मेटालिक रेडियस। यानी दो कोर के बीच दूरी निकाले और उसके बट्टे हाफ कर दिए, मतलब उसके बट्टे 2 कर दिए, तो जो रेडियस आया वो कहलाएगा मेटालिक रेडियस। जैसे कॉपर के एग्जाम्पल लिए हुए हैं, 2 एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन सॉलिड कॉपर क्रिस्टल इज 256 पिकोमीटर, हैंस द मेटालिक रेडियस ऑफ कॉपर इज 256/2, दैट इज 128 पिकोमीटर। अब ये मेटालिक क्रिस्टल क्या होता है? तो इन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू एम्प्टी ऑर्बिटल्स। मेटल के जो एटम हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है एटम से चूँकि लूजली बंधा रहता है, इसीलिए वो एम्प्टी ऑर्बिटल के थ्रू आउट द क्रिस्टल मूव करते रहता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू एम्प्टी ऑर्बिटल्स इनटू क्रिस्टल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन लूज है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जो बचे हुए भाग होंगे जिसमें कि न्यूक्लियस प्लस कोर होगा उसको हम कर्नेल कहते हैं, और कर्नेल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर गया है। तो कर्नेल जो है वही फिक्स्ड होता है मेटल का, और 2 कर्नेल के बीच की दूरी, जो क्लोजेस्ट 2 कर्नेल है उसके बीच की दूरी बट्टे 2 कर देते हैं, वो कहलाएगा मेटालिक रेडियस। तो हम मेटालिक रेडियस भी समझे, जिसका एग्जाम्पल अभी कॉपर के फॉर्म में दिए। अब यहाँ एक तीसरी बात है कि चाहे हम मेटालिक रेडियस निकालें या कोवेलेंट रेडियस निकालें, हम समझने के लिए उसको अलग अलग नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे चाहे वो कोवेलेंट रेडियस हो या मेटालिक रेडियस है, बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस रेफर टू बोथ कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज ए नॉन मेटल और मेटल। ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक रेडियस है वह पीरियड में और ग्रुप में कैसे चेंज करता है उसको हम समझते हैं, वो एग्ज़ाम में आता भी है। तो अब हम एक पीरियड की बात करें। पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल कॉलम को, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहते हैं। तो इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड। लेफ्ट साइड से राइट साइड जैसे जैसे एक पीरियड में हम मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियस एलिमेंट का डिक्रीज करते जाता है। जैसे यहाँ सेकेंड पीरियड का केस लिया हुआ है। सेकेंड पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में है लिथियम, और उसी पीरियड में यानी सेकेंड पीरियड में ग्रुप 2 में है बेरिलियम, ऐसे ग्रुप 13 में है बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ नोबल गैस को नहीं लिया गया है। अच्छा, तो जैसा मैंने दिखाया या बताया कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस किसी एक पीरियड में बायां से दाएं तरफ घटते जाता है। क्यों घटता है, कि कारण क्या है? तो कारण है कि जो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे एलिमेंट से एलिमेंट में बढ़ते जाता है, जैसे लिथियम में 3 है, बोरोन में 4 है, लिथियम में 3 है, बेरिलियम में 4 है एटॉमिक नंबर, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएगा वो सेम ऑर्बिट में ऐड होगा, यानी ऑर्बिट नंबर 2 में। जैसे लिथियम का कन्फिग्रेशन होगा 2 1, बोरोन का बेरिलियम का कन्फिग्रेशन होगा 2 2, बोरोन का कन्फिग्रेशन होगा 2 3, कार्बन का होगा 2 4, नाइट्रोजन का होगा 2 5, और इस तरह से ऑक्सीजन का होगा 2 6, फिर फ्लोरीन का होगा 2 7। तो आप पाएंगे कि ऑर्बिट सेम रह रहा है। तो होता क्या है, ऑर्बिट नहीं चेंज होगा लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो एक्सीडिंग न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता जाएगा, यानी जिसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते जाएगा ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन।
परिणाम होगा कि वो होल्ड जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली हेल्ड हो जाएगा न्यूक्लियस से और साइज छोटा हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, इट इज़ बिकॉज विद इन ए पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल and the effective nuclear charge increases as atomic number increases, resulting in the increased attraction of electrons to the nucleus। इस तरह attraction जो बढ़ेगा, effective nuclear charge जो बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, स्वाभाविक। लेकिन जब एक ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ उल्टा होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज रेगुलरली विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ एटम का रेडियस बढ़ते जाता है। क्यों? अब एक एग्जाम्पल लीजिए, ग्रुप 1 में लिथियम फर्स्ट सेकंड पीरियड में है, फिर थर्ड पीरियड में सोडियम, फिर फोर्थ पीरियड में पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। जैसे जैसे पीरियड बढ़ते जाता है किसी एक ही ग्रुप में एटम का साइज बढ़ते जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ते जाता है। आउटर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज फार फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट। और दूसरा चीज़ एट द सेम टाइम होता है कि कोर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कोर मोर सील्ड करता है न्यूक्लियस को, यानी न्यूक्लियस चार्ज के बढ़ने के बावजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोर में बढ़ने से सील्डिंग इफेक्ट बढ़ते जाएगा, यानी कोर इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली सील्ड द न्यूक्लियस। एज ए रिजल्ट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा और साइज को बढ़ा देगा। वही यहाँ लिखे हैं, एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। This happens because the inner energy level are filled with electrons which serve to shield the outer electron from the pull of nucleus. Consequently, size of atom increases. Size of atom increases. थोड़ा आगे बढ़ गया। तो ये हम बात कर रहे थे कि इसी कारण से साइज बढ़ जाता है। यहाँ लिखे थे, कंसिक्वेंटली साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज एज रिफ्लेक्टेड इन द एटॉमिक रेडियस। तो हम अभी समझ पाए कि और जैसे जैसे एक ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो साइज बढ़ते जाता है। अब ग्रुप और पीरियड में हम समझ गए एटम के रेडियस को। अब एक दूसरे पार्ट पर आते हैं, आयनिक रेडियस। तो हम जानते हैं दो तरह के आयन होते हैं, एक केटायन और एक एनायन। लेकिन हम अगर डिफिनीशन लिखेंगे तो लिखेंगे द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इन एन आयन इज कॉल्ड इट्स रेडियस। एक जनरल डिफिनीशन हुआ कि किसी आयन में न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को हम रेडियस बोलेंगे। यहाँ जो याद रखने वाली बात है वो ये कि केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। केटायन का आकार पेरेंट एटम से छोटा होता है बिकॉज इट हैज़ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स वाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। एक्चुअली होता ये है कि जैसे एग्जांपल लीजिए, सोडियम एटम का रेडियस है 186 पिकोमीटर और सोडियम केटायन यानी एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम छोड़ा तो सोडियम मोनोवैलेंट केटायन का रेडियस कितना छोटा हो गया, 95 पिकोमीटर। बहुत घट गया। क्यों हुआ ऐसा? इसका कारण है कि सोडियम के अगर हम एटम बनाएं तो ऐसे कहेंगे, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो क्या रह गया? न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट। तो एक तो स्टेबल हो गया
केटायन 3 3 6 1 7 1 8। दूसरा प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो चेंज कर गया, यहाँ था प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो 11/11 यानी 1, और यहाँ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो हो गया, अब ये 11 है जबकि यह 10 है यानी 1.1 हो गया। तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस टू लास्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, इसीलिए साइज छोटा हो जाएगा। जबकि यह बात एनायन में ठीक उल्टा होता है, एन एनायन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट्स एटम। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि यहाँ हम फ्लोराइड एटम और फ्लोरीन का केस लिए हैं, तो फ्लोरीन एटम का 64 है पिकोमीटर रेडियस, जबकि फ्लोराइड एनायन का 136 पिकोमीटर है। साइज बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से बढ़ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो यहाँ 1:1 है, 9/9 यानी 1 है। और यहाँ प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो घट गया क्योंकि प्रोटॉन है 9 और इलेक्ट्रॉन हो गया 10 यानी ये हो गया 0.9। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रिपल्सिव फोर्स एमंग द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा और होल्ड ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज करेगा, तो साइज बड़ा हो जाएगा। इसीलिए एनायन का साइज बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से, जबकि केटायन का साइज छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से। एक और बात, जैसे जैसे एनायनिक चार्ज बढ़ते जाएगा साइज बड़ा होते जाएगा, जैसे जैसे केटायनिक चार्ज बढ़ते जाएगा उसके साइज छोटा होते जाएंगे। यहाँ Mg2+ है। अब एक तीसरा केस लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होता है। वैसे सभी स्पेसीज चाहे वो एटम हो, एनायन हो, केटायन हो, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है कि अरेंज ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम केटायन, मैग्नीशियम केटायन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा होगा जो डाइवेलेंट एनायन है, ऑक्सीजन। अगर आप उल्टा लिख रहे हैं, आपको इंक्रीजिंग साइज में लिखने कह रहा है, तो आप पहले लिखिए मैग्नीशियम 2+, जो सबसे छोटे आकार का है। इससे बड़ा है सोडियम केटायन, इससे भी बड़ा होगा फ्लोराइड एनायन, और सबसे बड़ा होगा ऑक्साइड एनायन। तो साइज सबसे बड़ा होगा एनायन का। और इस तरह से हम आज समझ पाए एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, उसके पीरियोडिक ट्रेंड और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। थैंक यू।